2 दिसंबर 1984 पूरी भारत के लिए एक ऐसा काली रात जिसमें एक खूबसूरत शहर को लाशों के शहर में बदल दिया, जिसका दर्द आप हम सभी भारतवासी अभी भी भूल नहीं पाए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भोपाल गैस त्रासदी के बारे में। एक ऐसा त्रासदी जो औद्योगिक क्षेत्र में दुनिया के सबसे भीषण त्रासदी में माना जाता है। एक ऐसी त्रासदी जो आज 39 साल बाद भी लोगों के दिलों में डर का महसूस करवाता है। आइए दोस्तों, आज जानते हैं वो काला सच, कैसे कुछ घंटों में हजारों भोपाल वासियों को मौत के चपेट में ले लिया, कैसे एक रात के अंदर एक सुंदर शहर मौत का शहर बन गया। कि भोपालवासी आज भी उस त्रासदी को भूल नहीं पा रहे हैं। बने रहिए मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लेनेशन मैनिया के साथ। कहानी की शुरुआत होता है 60 के दशक से, जब भारत अपने आर्थिक क्षमता को बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर में जोर दे रहा था। 1965 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन भारत आया, तब नए बीजों की मदद से भारी फसलें पैदा हो रही थी और फूड प्रोडक्शन भी तेजी में था। बढ़ते प्रोडक्शन के लिए पेस्टिसाइड की मांग भी बढ़ रही थी। इस मांग को पूरा करने के लिए 1969 में यूसीसी ने अपनी सब्सिडरी कंपनी यूसीआईएल के जरिए भोपाल में एक प्लांट की स्थापना किया। यूसीआईएल यानी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। यूसीआईएल का 50.9% शेयर यूसीसी यानी यूनियन कार्बाइड कंपनी को थी। बाकी शेयर इंडियन इन्वेस्टर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास थे। यूसीसी यानी यूनियन कार्बाइड कंपनी, इस कंपनी का तत्कालीन सीईओ वॉरेन एंडरसन कंपनी पेस्टिसाइड बनाने का काम करती थी। पेस्टिसाइड्स बनाने में एक इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज होता था, जिसका नाम MIC यानी मिथाइल आइसोसायनेट, जो मोनोमिथाइल और फॉस्जिन गैस से बनता था। यही MIC कारण बनी इस भयानक त्रासदी का। 2 दिसंबर 1984 के सर्द रात को जब भोपाल सोने की तैयारी कर रहा था, तब रात के 9 बजे यूसीसी के कर्मचारी अपने शिफ्ट में थे। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, इस प्लांट से खतरनाक गैस मिथाइल आइसोसायनेट का रिसाव शुरू हुआ और गैस के लीक होने का वजह थी टैंकर नंबर E610 में जहरीली गैस मिथाइल आइसोसायनेट का पानी से मिल जाना। इसे टैंक में प्रेशर बन गया और प्रेशर रिलीज वाल्व खुल गया और टॉक्सिक मिथाइल आइसोसायनेट गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज होने लगी। इसके वजह से हजारों लोगों की जान ले ली और लाखों में लोग विकलांग बन गए, जिसका असर अभी भी दिखाई पड़ता है। आपदा को समझने के बाद कर्मचारी तो उल्टी दिशा में भाग गए, लेकिन ये गैस धीरे धीरे आसपास के सभी इलाकों में फैलने लगे और जैसे जैसे गैस का दायरा बढ़ता गया, वैसे वैसे इसके रास्ते में आने वाले लोग इसका शिकार बनते चले गए। खतरों की पहली लक्षण आंखों में जलन, खांसी, सांस लेने में परेशानी इस रूप में सामने आया। जब परिवार अपने घर में तीखी गंध से जागे, तब लोग सड़कों पे लड़खड़ाते हुए हवा के लिए हाँप रहे थे। उनकी आंख दर्द से जल रही थी और देखते ही देखते रात का सन्नाटा मौत की चीखों में गूंज उठा। इसके बाद मची अफरा तफरी। शहर के अस्पताल जहरीली गैस के मरीजों से भर गए, सर के बेजान शरीरों से भर रहे थे। गैस रिसाव की सूचना के बाद सरकार ने भोपाल की घेराबंदी कर दिया। इस तरह के हादसे के लिए कोई तैयार नहीं था। जैसे जैसे रात बढ़ते गए, अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ते गए, लेकिन डॉक्टरों को ये मालूम नहीं था आखिर हुआ क्या है और इलाज क्या करना है। टीवी, रेडियो और अखबारों के जरिए पूरी दुनिया में इस आपदा की खबर आग की तरह फैल गए और जिसके बाद सरकार को अंतर्राष्ट्रीय सहायता और समर्थन मिलने लगा। लेकिन भोपाल के लोगों के लिए दुख खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि घातक गैस मिथाइल आइसोसायनेट के संपर्क में आने से उसका दीर्घकालीन असर हुआ। त्रासदी के निशान केवल शारीरिक नहीं थे, बल्कि वो दर्द और पीड़ा की विरासत छोड़ गए थे। उस समय के जारी सरकारी हिसाब में 4000 से ज़्यादा लोग इस गैस से मारे गए और 5.5 लाख से ज़्यादा लोग इसमें इफेक्ट हुए। लेकिन ये केवल एक सरकारी आंकड़े थे। असलियत में इससे 3 गुना, 4 गुना या 10 गुना लोग इसमें मारे गए। इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। साल बीतते गए
और न्याय के लिए कानूनी लड़ाई चलती गई। पीड़ितों ने यूनियन कार्बाइड से जवाबदेही की मांग करते हुए उनके जीवन में हुई अपूरणीय क्षति के लिए मुआवजे की मांग की। हालांकि न्याय टालमटोल वाला साबित हुआ, क्योंकि कानूनी जटिलताएं, नकरशाही बाधाएं और नेताओं की वजह से पीड़ितों के जख्म में मरहम नहीं रखने दिए। आज इस घटना के होते हुए 39 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी भोपालवासी के जख्म नहीं भरे हैं।